गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 2 घंटे क्लास में एमसीक्यूज किए थे, मतलब यानी टेस्ट के तौर पे किया था उसे। इस वीक में सैटरडे तक जितनी भी क्लासेज हो जाएंगी, उन मतलब फ्राइडे तक, उसका सैटरडे को टेस्ट होगा। जो क्वेश्चन कराऊंगा उसी में से करूंगा, और उसमें जिसके 80% से कम आएंगे वो कम से कम मेरी 2 क्लास नहीं लेगा। ठीक है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कराऊंगा फिर वही पूछूंगा, तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन तो ही पूछे जाएंगे। अभी हो क्या रहा है कि हमने ऑप्शन खोल दिए, ऑप्शन खोलने के बाद आपने ए बी सी डी लिख लिया, उसमें मजेदारी नहीं आ रही क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपने तो ए कर दिया, तो कैसे भी सही हो सकता है। आपको उसके बारे में कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं उस क्वेश्चन के बारे में, और वो कॉपी सबमिट करेंगे हम अगली बार जो होगा उसमें। ठीक है ना? इससे हमें ये पता चलेगा कि जो आप एक्स्ट्रा बातें समझ रहे हैं वो आपको। अच्छा एक बात और, कई बच्चों ने शिकायत करी है कि सर वो 2-3 दिन के बाद जो हम स्कैन करके ले जाते हैं वो डिलीट हो जाता है ना? ऐसा है ना? वो डिलीट हो जाना अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है कि वो डिलीट हो जाता है। वो तो 1 दिन के बाद डिलीट हो जाना चाहिए शाम को, क्योंकि जो तुम यहाँ से स्कैन करते हो वो तो मोबाइल खुलता ही नहीं है दोबारा। वो स्कैन तो इसलिए किया जाता है कि कोई बात छूट गई हो तो हम नोट कर लें घर पे। अब नोट करने की याद 3 दिन बाद आ रही है तुम्हें, तो ये खतरनाक बात है। मुझे अगर आप पीडीएफ दे दीजिए 3 दिन के बाद, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा क्या बोला था क्लास में। ठीक है ना? तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए और थोड़ा सही से बैठो बेटा, तुम रिलैक्स मोड में मत बैठो। अलर्ट मोड में लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि एडवांस में चाहिए नहीं। ठीक है, जब कोई आया बक के चला जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले कम हो पाए लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए। क्वेश्चन ये वाला आपने हजारों बार किया है। इस क्वेश्चन के बिना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, उस पेपर में इसके आने की संभावना, अगर पॉलिटी आ रही है तो संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। हाँ जी मैडम, क्या आंसर है इसका? देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? संशोधन यानी अमेंडमेंट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। 1 बार किया गया है। चलिए 1 बार किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि कब किया गया, ये बताएंगे मैडम। 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में। और ये कब हुआ था? 1976 में, 1976 में, यानी ड्यूरिंग इमरजेंसी। देश में आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अच्छा, तो जब प्रियम्बल में चेंज किया तो कौन कौन से शब्द जोड़ दिए? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े गए अगर ये पूछे तो? 3 शब्द। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो क्या लिखेंगे? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्दों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अच्छा चलो, प्रस्तावना से बात हो रही है तो एक बात और बता देते हैं कि पेपर में यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो लिख देंगे प्रियम्बल को, भारतीय संविधान की आत्मा। अगर यह पूछा जाए कि डॉक्टर देखो सवाल समझिएगा ध्यान से, वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सवाल यह आए कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, आप बोलेंगे प्रस्तावना को। लेकिन अगर सवाल यह आए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे आत्मा कहा है, तो फिर आर्टिकल 32 को कहा है ना? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है?
अंबेडकर ने किसे कहा है, अगर ये सवाल आ जाए तो फिर आर्टिकल नंबर 32 को कहा है, संवैधानिक संशोधन के अधिकार को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। जो परसों बताया था ना 5 तरह की रिट जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो 32 नंबर में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो न होती तो हमारे अधिकार सरकारें छीन लेती। इसलिए ये कहा कि वो है जिसकी वजह से हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, इसलिए उसे भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। इसको कॉमनली कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। अब आत्मा का मतलब है सोल है। सोल मतलब संविधान में जितनी भी बातें लिखी हैं उन सबको अगर आपसे ये कहा जाए कि 2 मिनट में एक्सप्लेन कीजिए कि भारत के संविधान के फीचर्स क्या हैं, तो प्रियम्बल आप पढ़ सकते हैं। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक सवाल और पेपर में पूछा जा सकता है, इसको नोट कीजिएगा। अगर पेपर में तुमसे ये कह दे कोई कि जहां पर भी भारतीय संविधान की भाषा भाषा अस्पष्ट है वहां उसकी व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी, मैं भी क्वेश्चन इंग्लिश में समझा दूंगा। मतलब अगर कोई बात लिखी है, कोई पैसेज लिखा है, उस पैसेज को पढ़ते वक्त उसका मीनिंग हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि भाई इसका मतलब ये निकाला जाएगा। तो वो किसको ग्राउंड मान के एक्सप्लेन करता है? प्रियम्बल को। यानी जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज कठिन है वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन किसके ग्राउंड पे किया जाएगा? प्रियम्बल के आधार पर, कि प्रियम्बल ये चाहता था इसलिए इसका मतलब ये रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो ये बात नोट कर लेना, लिख लेना कि जहां पर भी संविधान की भाषा कठिन है, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, प्रियम्बल हेल्प, ऐसे लिख लो, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे, प्रियम्बल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, प्रियम्बल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the words of the constitution, the words of the constitution where it is complicated। जहां पर भी ये कठिन है, जहां पर भी जटिलता है समझने में, वहां पर हमारी मदद कौन करेगा? वो प्रियम्बल करेगा। अच्छा, अगर ये सवाल पूछ ले कि हु है राइट टू एक्सप्लेन, किसके पास पावर है कि वो इस भाषा को एक्सप्लेन करे, वो तो सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सारी बातें तो आपके पेपर में जो पूछी जाती हैं, लेकिन और कुछ हम बात करेंगे किसके बारे में? 42वें संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ था उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ये तो आपके पास उद्देश्य का ही, आपको मालूम है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था, समाजवादी शब्द जोड़ा था और अखंडता शब्द जोड़ा था। अंग्रेजी में देखें तो वी द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट कहां गया भैया? ऐसा इसमें है ही नहीं सोशलिस्ट, ठीक है? तो ये बाद वाला यही है ना। अब हमने 42वें संविधान संशोधन, ये इसको नोट करना है सबको। अभी आगे कॉपी चेक करूंगा, तुम लोग करते क्या? स्कैन कर लेंगे, मैं स्कैन करने नहीं दूंगा, मैं हटा दूंगा यहां से। तो लिखोगे तो आधा याद हो जाएगा यार, जाने दो 5 घंटे की जगह 10 घंटे की क्लास होने दो, क्या दिक्कत है? अगर इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 आज नहीं होंगे तो 3 दिन में होंगे। देखो, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं उनको तकलीफ हो सकती है, मैं बोल दूंगा, परेशान मत होना। भारतीय, पहले मैं अंडरलाइन कर दूं कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये बात तो सही है। यह संशोधन किसकी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ये बात याद रखनी है। इमरजेंसी भारत में लग रही थी, गांधी के प्रधानमंत्रित्व के काल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इमरजेंसी इंपोज कर रखी थी, भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी के टाइम पर यह अमेंडमेंट किया गया था। इस संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वें अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंज किए, इसलिए उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगली बात क्या कह रहा है देखिएगा, इस संशोधन में संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी अखंडता। ये बात आपको पता ही है पहले से, ठीक? तो पहली बात तो ये, जब भारत में 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, तो प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये बात याद रहनी चाहिए। संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें को कहते हैं। इस संशोधन में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब देखना, ये बात खास है,
इस संशोधन में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब यहां पर पेपर में क्या पूछेगा, तुमने तो खाली ये वाली बात पढ़ करके तुम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते थे, अब इसीलिए मैंने और डिटेल लगाना शुरू किया है। जितनी बातें मैं बता देता हूं उसमें भी कुछ रह जाता है, इसलिए तो क्या है कि कैबिनेट, अभी आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट, प्रधानमंत्री जो है जो भी लिख करके देंगे राष्ट्रपति को, उसको उसकी सलाह माननी ही पड़ेगी। यह नियम बनाया किसने, इंदिरा गांधी की सरकार ने। यानी प्रधानमंत्री कैबिनेट के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने से इनकार नहीं कर सकता। कैबिनेट की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया राष्ट्रपति को, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? इंग्लिश में तो नहीं बोलना। अरे यार मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लिखो, कौन से चौथे पॉइंट को लिखिएगा। एज वी नो प्रेसिडेंट is bound to accept aid and advice given by, as we know, president is bound to accept aid and advice given by council of minister, full stop, ब्रैकेट में लिख देना। this provision came under 42nd amendment। अब सही है, वैसे इतना तुम लोग लिख सकते हो, मुझसे ज्यादा अंग्रेजी आती तुम लोगों को, मुंह से बुलवाए बिना चैन कहां है। इधर देखो, अब अगली बात, पहला संशोधन ये समझ में आ गया कि उसके 3 शब्दों वाली बात पता है। दूसरी बात क्या, राष्ट्रपति को बाउंड कर दिया। तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको मालूम है कि संविधान के भाग संख्या 4 क में मौलिक कर्तव्यों को दिखाया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य। भाग 3 में अधिकार है, भाग 1 में क्या है, भारत, भाग 2 में सिटीजनशिप, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में एक्स्ट्रा अधिकार डीपीएसपी, भाग 4 क में हमारी ड्यूटी सरकार के लिए, देश के लिए। भाग 4 क संविधान में जब शुरुआत में संविधान आया उस समय नहीं था, बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन में। उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी थी, 10 जोड़ी थी। अब कितनी है, 11। इस समय कितनी है, 11। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से भाग में, 4A में, आर्टिकल 51A में कितनी जोड़ी गई थी, 10। कौन से अमेंडमेंट में, 42वें, और कौन से ईयर में, 1976 में। 11वां कब जोड़ा गया, 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ये बात समझ में आ गई। वो कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया, 86वें। वो कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया, 86वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात, अब पेपर में तुमसे ये पूछ लिया उसने, होता यही है, तुम लोग जो पेपर में दे करके आते हो, कहते हो मासा जो तुमने पढ़ाया वो नहीं आया हो। वो इसलिए नहीं आता है कि एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन थोड़ी आएगा बेटा। कोई दिक्कत यहीं पे आती है, कौन सा कलर लेने दिख जाएगा। चलो देखो इधर, यहां पे अब हम सारी बातें पढ़ा के निकल लिए, और उसने ये पूछ लिया कि संविधान में 51A में फंडामेंटल ड्यूटी को जो जोड़ा गया 1976 में, वो किसके कहने पर जोड़ा गया था, कौन सी कमेटी बनाई थी। तो वहां पे लिखना, फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। बात समझ में आ गई। स्वर्ण सिंह, स्वर्ण लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज वर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसे जोड़ा गया था। यहां तक स्पष्ट है साहब। सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला कि भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, नागरिकों के लिए भी कर्तव्य होने चाहिए। उन्होंने 8 का प्रोविजन दिया, सरकार ने 10 जोड़े, बाद में एक और जोड़ा। अब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन से, 11 है। अब वो ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कहां से लिया गया था।
तो लगेगा रसिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट इट वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर। रसिया की जगह यूएसएसआर लिखे तो ज्यादा बेहतर है। यूएसएसआर का मतलब क्या है? 1991 से पहले का रसिया। 1991 में रसिया के टुकड़े हुए 15 और 15 देश बन गए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो भी जितने भी तान वाले हैं, और क्रीमिया, यूक्रेन, ये सारे देश रूस से टूट करके बने। उसके बावजूद रूस सबसे बड़ा देश है। खैर, अब आते हैं। तो पहली बात आपने क्या देखी? 3 शब्द जोड़े गए। दूसरी बात क्या छोड़ी कि क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को बाउंड कर दिया। तीसरी बात क्या समझे कि इसमें 51 में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। इस संविधान संशोधन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय, ये देखो कितनी बदमाशी करी थी इंदिरा गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियां कम कर दी। क्या शक्ति कम करी? सुनो तो पहले। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक कानून बनाया कि हमारे द्वारा किए गए संविधान संशोधन जो भी हम लिख देंगे उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीचेक नहीं कर सकते कि हमने गलत बनाया है कि सही बनाया है। ये शक्ति कम कर दी थी इंदिरा गांधी ने 42 सब। हालांकि बाद में अगर कोई पूछे कि इसको फिर से कब से सही किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था कर दी कि नहीं, ये बात गलत है और ये नहीं चलेगा, आप कर सकेंगे। यानी फिर से इनकी शक्तियां दे दी गई इनको। 42वें में छीनी थी इंदिरा गांधी ने, 44वें में दे दी गई। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन आए थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, इंदिरा गांधी ने गलत किया ये। यहां तक क्लियर? 44वें संविधान संशोधन से यहां तक कि 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने एक व्यवस्था और कर दी थी, अपना कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष होगा। देखो इधर यहां पे लिखा है क्या? हाँ, जेरा देखो, 6 साल कर दिया। ठीक, इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा यानी चीफ मिनिस्टर का भी, राज्यों की विधानसभा का मतलब चीफ मिनिस्टर से है, लोकसभा का मतलब प्रधानमंत्री से, दोनों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। फिर बाद में इसको 44वें में फिर से 5 साल कर दिया गया। और एक बात कि अगर इसकी बैठक करानी है किसकी? पार्लियामेंट की और विधानसभा की, तो ये जरूरी नहीं है कि कम से कम जो है 10% लोग वहां मौजूद हों। अभी क्या नियम है कि जैसे कि 100 लोग हैं, 100 में से कम 10%, 10 लोग मौजूद होंगे तभी वो बैठक होगी। जैसे हम कभी कोई क्लास में तुम्हारे 2 ही बच्चे आते हैं, हम कहते हैं आज क्लास नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं कोरम। कोरम को हिंदी में कहते हैं गढ़पूर्ति। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जिससे कि वो फंक्शनिंग ऑफ डे चलाई जा सके। बात समझ में आ गई? तो इसने ये कर दिया था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक बात समझिए। ये आपने देखा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बड़े बड़े बदलाव करे। एक तो 3 शब्द जोड़े थे। अब उस पेपर में क्या, पेपर को कठिन बनाना बहुत ईजी है, पेपर को टफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं लगती मास्टर को। मास्टर मतलब जो एग्जामिनर है उसको, वो क्या करेगा? इनमें से 4 बिंदु उठाए उसने, कोई से भी। राष्ट्रपति को बाउंड कर दिया था, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया था, 3 शब्द जोड़ दिए थे, विधानसभाओं का कार्यकाल 7 वर्ष कर दिया था। इनमें से कौन सा बिंदु गलत है? अब तुम कहोगे बढ़ाई तो थी, है ना, बढ़ाई वो तो 7 वर्ष अभी तुरंत देख रहे हो इसलिए बता पा रहे हो। वहां पे लगता है कि बढ़ाया तो था, ये तो बताया था, 1 साल बढ़ाया था कि नहीं, ये नहीं बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको 42वां संविधान संशोधन हम समझते हैं कि अब आपको अच्छे से आ गया। अब अगर तुमको ये कह दिया जाए कि 42वें संविधान, अब टास्क और दूंगा पर डे, कल ये करके ये पढ़ के आना है और कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस टॉपिक में से क्वेश्चन आप कराएंगे तो डबल रिवीजन होगा आपका। ठीक है, पहले इधर देखो। तो 42वें संविधान संशोधन पे अगर लेख लिखने को दे दिया जाए 10 बिंदु का, तो आप लिख सकते हैं, 50 शब्दों का लेख तो लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाद में हम देखेंगे कि उत्तर किस किस के सही है। चलिए, ये मैं फिर बता दे रहा हूं, नोट करते चलना, मैं स्लाइड शेयर नहीं करने वाला हूं। पहला शब्द है कि लोकमान्य किसे कहा, लोकनायक किसे कहा जाता है। दूसरा है लोकमान्य किसे कहा जाता है। तीसरा है देश बंधु किसे कहते हैं। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं।
चलिए, हाँ एक रुक जाएगा, मैडम बताएंगी। पहले ही बताइए कि लोक नायक किसे कहते हैं? लोकनायक, गोली मार देंगे तुम्हें हम। लोकमान्य, हाँ भाई अवस्थी। लोकनायक बताओ आप। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण, यानी पहले का चार। लोकमान्य बताइए, बाल गंगाधर तिलक दूसरे का पहला, चार का दूसरे का पहला। देशबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी तीसरे का दूसरा। और भारत के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, यानी चौथे का तीसरा। चार, एक, दो, तीन, देखो कहीं है, टी में है। हमारा आंसर ये सही हो गया। तो पहले तो इनके उपनाम लिख लीजिए आप लोग। लोक नायक किसे कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे कहते थे, मतलब सॉरी, लोक नायक किसे कहते थे, लोकमान्य किसे कहते थे, देशबंधु किसे कहते थे, और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते। अब आपके मन में एक कीड़ा दौड़ना चाहिए, पढ़ने की अच्छी लत यही होती है कि आपके मन में कीड़ा दौड़ना चाहिए कि जिस चारों को हम जानते हैं कि नहीं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं, क्या कुछ बिंदु उनके बारे में पता है? हाँ जी खुशी मैडम, इनमें से किसके बारे में दो चार बातें आप बोल सकती हैं? अभी किसी के बारे में नहीं बोल सकती। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि कल तुम दादा भाई नारोजी पे लिख लिख के लाओगी और उस पर चिपकाओगी। अभी मैं बताऊंगा सारी बातें। तुमको इसलिए बोले कि तुमने पहले ही क्वेश्चन में ब्लंडर किया था, इसलिए इस सजा के रूप में बोले। सजा वैसी मिलेगी, जो जो नहीं लिख करके लाओगे तो बाहर भगाएंगे। हाँ क्या बोला बेटा आपने? आप कुछ बोल रही थी। अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो अब देखो जरा, इनके बारे में आपने कहा कि किसके बारे में कह रही थी? बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताएंगी आप? जयप्रकाश के बारे में बताइए मैडम। गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दादा भाई नारोजी के बारे में। दादा भाई नारोजी के बारे में पहले समझ लीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूं पहले वो लिख लीजिए, फिर उसको देखेंगे। पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए। दादा भाई नारोजी इज नोन एज ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पहला बिंदु ये लिखेंगे। दादा भाई नारोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। उन्हें भारत के आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। उन्हें भारत की आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, वह एक महान अर्थशास्त्री थे। एंड रोट हिज फेमस बुक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह एक महान अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लिखना है इसको, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया लिखी उन्होंने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनकी अर्थशास्त्र की पुस्तक थी। He became first economist of India who calculated national income in 1867। वह भारत के प्रथम व्यक्ति हुए, प्रथम अर्थशास्त्री जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की। वह भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हुए who calculated national income first time in 1867। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नारोजी ने की। ठीक, बोलना दोबारा। Who calculated 1867। अगली बात लिखेंगे, he gave the theory of drain of wealth। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया। उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया। धन की निकासी का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया कि ड्रेन का मतलब क्या होता है? निकलना। वो ड्रेन बोलते हैं ना, नाली को पानी जहां से निकल, ठीक, ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां से भारत का धन कैसे ब्रिटेन जा रहा है,
अंग्रेजों ने ऐसी कितनी अच्छी पॉलिसी बना रखी है अपने लिए, उनके लिए मतलब, हमारे लिए नहीं, कि वो यहां का सारा पैसा इंग्लैंड ले आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिससे भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था, मगर इंग्लैंड से भारत आने वाली कोई रास्ता नहीं था जिससे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। यहां तक क्लियर? तो थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दिया, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद लिखेंगे दादा भाई नौरोजी बिकेम फर्स्ट इंडियन हु बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद में सांसद बनने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटेन की संसद में सांसद बनने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे इन 1893। इन 1893। हाँ जी, अरे ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन की संसद में सांसद बनने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। अगला 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 1893। अगला लिखेंगे दादा भाई नौरोजी इज द पर्सन हु नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नाम, जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी तो उसने पूछा दादा भाई नौरोजी को, बताया कुछ हल्का फुल्का आदमी नहीं था दादा भाई नौरोजी, कि क्या नाम रखूं, तब तो उन्होंने कहा इसका नाम रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगली बात लिखेंगे दादा भाई नौरोजी बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कैलकाटा सेशन ऑफ 1886। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1986 के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 कलकत्ता सेकंड सेशन था, कांग्रेस का सेकंड सेशन था। अगली बार लगेंगे ही वॉज अपॉइंटेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट 3 टाइम्स। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 3 बार बनाए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष वो 3 बार बने। एक तो 1886 में, एक 1896 में, एक 1905 या 1906 है शायद, वो एक बार मैं चेक करके आपको करेक्ट कर दूंगा। 3 बार बने थे मतलब ओवरऑल, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी के बारे में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सियन चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अब जरा और बातें देख लेते हैं जो ये कहता है। ठीक, देखो दादा भाई नौरोजी का बर्थ डेट आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि टीचर्स डे से एक दिन पहले है। ठीक है, 4 सितंबर को हुआ था दादा भाई नौरोजी का बर्थ। ठीक, और 1825 में हुआ था। 1917 में डेथ, तो 25 में पैदा हुए, 17 में मरे। बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, लगभग 94-92 साल के रहे होंगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, शिक्षाविद, लेखक और अर्थशास्त्री और होना चाहिए था इसमें, इकोनॉमिस्ट है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मालूम ही है। भारत के पहले ऐसे नेता जिन्होंने स्वराज्य, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लेना। दुनिया ये मानती है कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज्य शब्द प्रयोग किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो लिखेंगे ही यूज्ड द वर्ड स्वराज्य। स्वराज्य मींस सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्हें भारत का ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर, अनऑफिशियल एम्बेसडर भी कहा जाता है। अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं दादा भाई नौरोजी।
यानी ब्रिटेन में भी इनकी छाप थी, अंग्रेज भी इनके साथ उठने बैठने में अपनी शानों को समझते थे। गुजरात के रहने वाले थे, पारसी थे। ठीक। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ खास बातें निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश कालीन भारत के पहले ऐसे भारतीय जिन्हें ब्रिटेन की संसद में चुना गया। ठीक है साहब, 1893 में मैनचेस्टर से चुना गया था। अगर कोई पूछना चाहे तो मैनचेस्टर से चुना गया था। मैनचेस्टर वहां पे एक जगह। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, यानी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बात आप लिख चुके हो। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करी और 1867 में की। 1867 में की। हाँ ये देखो, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी स्कूल खोले थे। मतलब लड़कियों के लिए भी इन्होंने कुछ, मतलब महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम किया। उन्होंने अंग्रेजों की शासनकाल में भारत के शोषण के उजागर किया। और कहा गया भाई, उन्होंने समाज सुधार के लिए कई संस्थाएं बनाई, जिनमें मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली, गुजरात में ज्ञान प्रसारक मंडली, रहनुमाई, ये देख लो, रहनुमाई खिदमतदार, ये बहुत पूछता है। रहनुमाई खिदमतदार, रहनुमाई खिदमतदार की स्थापना 1854 में करी थी इन्होंने। रहनुमाई खिदमतदार ये नाउन है और ऐसा ही लिखा जाएगा। रहनुमाई खिदमतदार की स्थापना करी। एक इनकी पत्रिका आती थी राष्ट्र गुफ्तार। अच्छा भैया, 5 भाषाओं को तो ज्ञाता रहा है ये आदमी। फारसी, अरबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उसके बाद इंग्लिश तो है ये जो है। तो राष्ट्र गुफ्तार ये इनकी पत्रिका थी, उर्दू में छपती थी। राष्ट्र गुफ्तार ये पत्रिका थी जो उर्दू में छपती थी। तो दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आसपास में वर्तमान में कोई भारतीय राजनेता इनके आसपास भी भटक पाएगा, है ना। अब इसके हम चलते हैं अगले व्यक्ति पे। देखो जरा, बाबू चित्तरंजन दास, इनके बारे में शायद आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। चित्तरंजन दास के बारे में 2 ही बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक, वो बंधु कहलाते हैं। दूसरा, बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े फेस हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है ना। देखिएगा, चित्तरंजन दास को हम क्या किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम से जानते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु, ही इज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु। आपको बर्थ डेट वगैरह याद नहीं करनी इन लोगों की। ठीक। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल मेंटोर थे। He was political mentor of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। He was political mentor of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो, वे ब्रह्म समाज के कट्टर समर्थक थे। अब यहां पे आप लोग मुझे बताएंगे, हाँ जी सर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। अब मोहन राय के बारे में अगर मैं बताने गया ना, तो कम से कम उनके बारे में 1 पेज और भरेगा अभी। हालांकि जब क्वेश्चन आएगा उनके बारे में तो उनके बहुत मतलब अद्भुत क्वालिटी का है। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कब करी थी? 1928। कब करी थी? 1928 में। बाद में जो ब्रह्म समाज है वो 2 भागों में टूट गया। एक के अध्यक्ष बने थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने एक आधुनिक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में वो बात छोड़ देते हैं। तो ब्रह्म समाज का एक प्रमुख विचार पता है क्या था? ब्रह्म समाज का विचार था भारत में जितनी भी कुरीतियां हैं, बैड प्रैक्टिसेस हैं, महिलाओं को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन वाली नीतियां हैं, उन सबको हटाया जा सके। इसका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि सती प्रथा बैन हो, चाइल्ड मैरिज बैन हो, विमेन एजुकेशन पे काम हो, विडो रीमैरिज शुरू हो। इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। ठीक। अब जरा बात समझिएगा, ब्रह्म समाज की एक खास बात और थी, मूर्ति पूजा के विरोध थे ब्रह्म समाज वाले। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे राजा राम मोहन रॉय। तो इस बात में बिलीव नहीं करते कि मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। गॉड है इसमें बिलीव करते हैं, मगर जो स्टैचू है वो तो किसी कलाकार ने बनाया है। उसको वो एक देवी का रूप दे रहा है, वो एक महिला का रूप दे रहा है, या देवता का रूप दे रहा है। ये देखिए, चित्तरंजन दास अनुशीलन समिति से भी जुड़े
ये छोड़ दीजिए, आपको बहुत अभी अभी पहले अनुशीलन समिति ही मैंने नहीं समझाया है, वो बहुत ज्यादा उपयोग। उन्होंने अविभाजित बंगाल में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, ये जरूरी है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना इनके साथ मिलकर के 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। और तो कोई खास बात है नहीं। अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज कलकत्ता को दान कर दी थी। 1925 में डेथ हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देशबंधु चित्तरंजन दास की दो खूबियां याद रखिएगा। एक प्रमुख बात यह है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस में लाए और कांग्रेस से उनका ये